मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों का एक अपेक्स बॉडी है, जितनी मुसलमानों की संस्थाएं हैं, जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जितनी बड़े बड़े दीनी मदारिस हैं, पूरे देश के इसमें मौजूद हैं। इस एतबार से आप जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इश्यूज़ आते हैं, ख़ास तौर से वो इश्यूज़ जिसका ताल्लुक़ पर्सनल लॉ से होता है, उन इश्यूज़ पर मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, उसकी प्रतिनिधित्व करता है। आप जानते हैं कि इस वक्त में हमारे देश में एक वक्फ संशोधन बिल लाया गया और उसके बाद अब वो पारित होकर कानून बन गया है और इस कानून की पूरे देश में मुसलमान समाज मुखालिफत कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। लेकिन सिर्फ मुसलमान समाज विरोध नहीं कर रहा है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह इस पर डिबेट हुआ, रात के 2:30 बजे वोटिंग हुई और पूरा अपोजिशन एक तरफ था और रूलिंग पार्टी एक तरफ थी। तो शायद ये दृश्य भी हम लोगों ने देखा है कि हिंदुस्तान का जो आम हिंदू है, आम ईसाई है, सिख है, वो सब इसका विरोध कर रहा है, इसकी मुखालफत कर रहा है। तो ऐसी क्या बात हुई है, ये जानने की हमको कोशिश करनी चाहिए। एक तरफ हुकूमत लोगों को बहका रही है, बरगला रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमने ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है, हमने जो है गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। और वक्फ प्रॉपर्टीज़ का हाल ये है कि वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख देता है वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। और ये कि वक्फ की संपत्ति जो है पूरे देश में मिलिट्री के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे भ्रम पैदा किए जा रहे हैं और ऐसा लगने लगा है, इस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है जैसे ये हिंदू मुस्लिम इशू है। हालांकि हर आदमी जानता है वक्फ का इशू हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, ये मुस्लिम वर्सेस गवर्नमेंट का इशू है। और सिर्फ मुस्लिम वर्सेस गवर्नमेंट का इशू नहीं है, बल्कि अभी हमारे जो वक्ता हैं वो आप सामने रखेंगे कि ये बुनियादी तौर पे बेसिकली हमारे देश के संविधान के खिलाफ ये कानून लाया गया है। संविधान के अंदर जो मूल धाराएं हैं उसके खिलाफ ये कानून है और संविधान ने जो प्रोटेक्शन सबको दिया है उसमें पहले मरहले पे मुसलमानों के वो जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है, उसको छीना जा रहा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि इसके बाद दूसरों का नंबर भी लग सकता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कानून ये जो संशोधन किया गया है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव पैदा करता है। हम ये कहते हैं कि संविधान की जो धारा 14 है, 15 है, 25 है, 26 है, 29 है, ये सब उसके विरुद्ध है, उसके खिलाफ है। और ये आज मुसलमानों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर हमला है, वक्फ प्रॉपर्टी, उसके बाद सिखों पर आ सकता है, ईसाइयों पर आ सकता है, इवन हिंदू प्रॉपर्टी पे हमला हो सकता है। इसलिए कि बुनियादी तौर पे इन्होंने संविधान के जो प्रोटेक्शन थे वो प्रोटेक्शन को छीनने की कोशिश की है। तो आज ये आपके शहर परभनी में हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है शाम में, और इसी रोशनी में हमने ये कोशिश की है कि आपके सामने आज हम ये बात रखें, आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि हमारी मुखालिफत या हमारा इसके खिलाफ आवाज़ उठाना किस संदर्भ में है और क्या हम महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि ये बात देश के लोगों तक जानी चाहिए कि ये इशू हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, ये इशू एक नाइंसाफ़ी का इशू है, एक डिस्क्रिमिनेशन का इशू है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ का इशू है, वो उसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इंजीनियर सादतुल्लाह हुसैनी साहब जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ऑल इंडिया जमात इस्लामी के अमीर हैं, उनसे पहले गुजारिश करता हूं। उसके बाद सदर बोर्ड की गुफ्तगू होगी, उसके बाद फिर सवालात के लिए हम आपके लिए छोड़ेंगे, सवाल जवाब के अंदर चीज़ें आएंगी। एक मिनट सिर्फ। इसके बाद डॉक्टर सुनील जाधव साहब, सदर सद्भावना मंच, और जनाब विजय गुहाने साहब, साबिक एक्स MLA, वो भी कुछ बात रखेंगे। तो आज की इस प्रेस वार्ता में मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं। ये जो वक्फ एक्ट आया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024, तो हम ये समझते हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है,
असंवैधानिक है और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं, अभी बात आई आर्टिकल 14, 15 में, आर्टिकल 25 में, 26 में, 29 में, तो इन सब का क्लियर वायलेशन है। ख़ास तौर पर आर्टिकल 26 में बहुत ही क्लियरली ये बात कही गई है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप्स वो अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं। वक्फ एक प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और मुसलमानों के पर्सनल लॉ के मुताबिक इसके मामलात गवर्न होते हैं। ज़्यादातर इसके तहत मस्जिदें और दरगाहें, कब्रस्तान, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। कुछ चैरिटी इंस्टीट्यूशंस भी चलते हैं, लेकिन वो भी मुसलमानों के पर्सनल लॉ के मुताबिक, उनके मजहबी कानून के मुताबिक चलते हैं। तो ऐसे मामलात के बारे में हमेशा से सारी दुनिया में ये अंडरस्टैंडिंग रही है, हमारे मुल्क में भी ये अंडरस्टैंडिंग रही है कि जिस रिलीजियस ग्रुप का मामला है उसको अपने रिलीजन के मुताबिक चलाने का राइट हासिल है, वो उसी रिलीजन के लोग उसको चलाएंगे। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जितने मंदिर हैं वो हिंदू हमारे भाई चलाते हैं इंडिपेंडेंटली, जितने गुरुद्वारे हैं वो सिख चलाते हैं, सिख भाई चलाते हैं। तो ठीक उसी तरह मुसलमानों को भी ये राइट हासिल था, लेकिन अब टारगेट करके सिर्फ मुसलमानों को इस राइट से महरूम किया जा रहा है। और ये बात कंपलसरी कर दी गई है कि वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्डों में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी रहेंगे। गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी नुमाइंदों को, सारे के सारे जो हैं वो अपॉइंटेड लोग रहेंगे। तो हम ये समझते हैं कि ये मुसलमानों के राइट्स का क्लियर वायलेशन है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन उठते ही ये सवाल किया कि क्या आप किसी मंदिर के बोर्ड में मुसलमान को अपॉइंट करेंगे। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल के पास कोई जवाब नहीं था इसका। 6 महीने से ये बहस चल रही है और जेपीसी बनी और गवर्नमेंट ने इतना लंबा डिबेट लोकसभा में, राज्यसभा में छेड़ा, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के पहले सवाल का कोई जवाब सॉलिसिटर जनरल के पास नहीं था। उन्होंने पहले 1 दिन का टाइम मांगा, अगले दिन फिर पूछा तो कहा कि और 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, 1 हफ्ते के बाद आए तो और 5 महीने तक का टाइम पूछा है। तो साफ मालूम हो रहा है कि कोई जवाब नहीं। तो ये क्लियर वायलेशन है, ये लेजिस्लेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी बाकायदा कानून बनाकर मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत बड़ा हमला है, हमारे संविधान पर बहुत बड़ा हमला है, और इसको रोकने के लिए और इसका मुकाबला करने के लिए भारत के तमाम शहरियों को मिलकर काम करना चाहिए। तो एक्ट क्या है और उसमें क्या क्या खराबियां हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने आ रही हैं बराबर। और अगर कोई सवाल होगा तो वो सवाल भी आप रखिए, उस पर इंशाअल्लाह हमारे सदर साहब और दीगर जिम्मेदारान जवाब देंगे। लेकिन मुख्तसर ये कि ये कानून ये पूरे मुल्क के सारे अवाम, यहाँ के संविधान और संवैधानिक जो व्यवस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, उन सब को डिस्टर्ब करने वाला है। तो इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा करता है कि वो जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले और 2013 का जो कानून था उस कानून को दोबारा बहाल करे, इस कानून को फौरी वापस ले, सारे अमेंडमेंट्स को वापस ले। इसके लिए पूरे मुल्क में ये तहरीक चलाई जा रही है और जगह जगह अपने हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई भाइयों सब के साथ मिलकर हम हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत आज यहाँ परभनी में भी हम हाजिर हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह मुल्क के हर हिस्से में सारे मज़ाहिब के, सारे धर्मों के लोग मिलकर इस कानून की, इस काले कानून की मुखालफत कर रहे हैं, यहाँ परभनी में भी यहाँ के तमाम लोग इस मुहिम में हमारा साथ देंगे और इस बिल की मुखालफत करेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो इसे वापस लें। बहुत शुक्रिया। जनाब विजय गोहानी साहब से मेरी गुजारिश है कि आप कुछ बात। राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा अध्यक्ष या नात्याने लोकसभेमध्ये राष्ट्रवादीने अत्यंत स्वच्छ भूमिका घेतलेली आहे। या बिलच्या विरोधामध्ये राष्ट्रवादीच्या सर्व
खासदारांनी मतदान केलेलं आहे आणि राष्ट्रवादीनं या प्रश्नावर अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये या समाजाबरोबर उभा राहून वक्फ बोर्डाच्या या कायद्याचा विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पक्षाच्या आदेशानुसार मी या ठिकाणी आज अध्यक्ष या नात्याने उपस्थित आहे. मित्र, हा कायदा वक्फचा अर्थ आहे इबादत. मुसलमानांनी त्यांच्या इबादत करता दिलेला जमीन आहे. त्या जमिनीवरचा अधिकार मानण्याचा प्रयत्न घटनेच्या 25, 26, 29 मध्ये स्वच्छ असतानाही ते मोडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी देशामध्ये चालला आहे. फक्त वक्फच्या बाबतीतच नाही तर बुद्धगयावर सुद्धा, बुद्ध मंदिरावर सुद्धा बिहारमध्ये हक्क सांगण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी या सरकारकडून होत आहे. म्हणजे हा निंदनीय प्रकार आहे. या समाजातल्या अल्पसंख्याक ज्या काही जाती असतील त्यांच्या विरोधामध्ये हे जे कटकारस्थान आहे ते हाणून पाडण्यासाठी राष्ट्रवादी कटिबद्ध आहे आणि त्यासाठी यांच्याबरोबर आम्ही एकजुटीनं लढणार आहोत. ते सांगण्यासाठी मी या पत्रकार परिषदेत उपस्थित आहे. डॉक्टर सुनील जाधव साहब से गुजारिश है कि आप भी कुछ बात करें. सर्व पत्रकार बांधवांना नमस्कार. या ठिकाणी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डामार्फत एक परिसंवादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्या आयोजनामध्ये सद्भावना मंच म्हणून पूर्ण भारतामध्ये अनेक ठिकाणी म्हणजे साधारणतः 1,500 ठिकाणी सद्भावना मंच हे जमाते इस्लामी हिंदच्या माध्यमातून एक हिंदू आणि सर्व धर्म, जैन, बौद्ध, मुस्लिम यांच्यातलं एकता निर्माण व्हावी म्हणून सद्भावना मंचची निर्मिती केली. त्याचा मी परभणी जिल्ह्याचा अध्यक्ष आहे. आज वक्फ बोर्डाच्या विषयावर बोलताना मी इथं व्यक्त झालो की वक्फ बोर्डाचा कायदा जो आहे म्हणजे वक्फ जो अर्थ आहे तो वक्फचा अर्थ आहे दान देणे. ज्या अर्थाने जे लोक ज्यांच्याकडे संपत्ती आहे, आपण म्हणतो डॉक्टर बाबासाहेब विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं आहे की आपल्या संपत्तीचा 10% हिस्सा हा समाजासाठी आपण खर्च केला पाहिजे. मग अशा लोकांकडे जर संपत्ती असली आणि त्यांनी जर त्यांना वाटलं मोहम्मद पैगंबरांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या संपत्तीचा काही भाग हा समाजासाठी दिला पाहिजे की जो समाजातील उपेक्षित लोकांसाठी तो उपयोगात येईल. म्हणून मुस्लिम धर्मियांमधले जे कोणी संपत्ती दान करणारे लोक आहेत, जे वक्फ बोर्डाला दान देतात, त्याच्यामध्ये इतरांनी इंटरफेअर करणं चुकीचं आहे असं माझं वैयक्तिक मत आहे. हा धार्मिक विषयावर कोणीतरी बोट लावणं किंवा दुसऱ्याच्या घरात ढुंकून पाहणं अशा पद्धतीचा हा कायदा, रूल्स, रेग्युलेशन जे काही ॲक्ट आहेत त्याच्यामध्ये अनेकांनी सांगितलं आहे की त्याच्या वेगवेगळ्या कलमांच्या आधारे हा कायदा बनवला गेला आहे. त्याच्यामध्ये 2 हिंदू असावेत, हे असावेत. आपण एका बाजूला बौद्धगयाच्या प्रकरणामध्ये बौद्धगयाच्या प्रकरणामध्ये म्हणतोय की या ठिकाणी ब्राह्मण धर्मीय नसावेत. त्याच्यावर पर्टिक्युलर ब्राह्मण असा शब्द आहे की जिल्हाधिकारी जर कधी मुस्लिम असला, बौद्ध असला तर तो नसावा तिथं. गैर मुस्लिम असा हा त्या महाबोधीचा डायरेक्टर असावा. असे सर्व कायदे आपण रद्द करण्यासाठी देशभर आंदोलन सुरू आहे. आणि इथं काय होतंय, 2 हिंदू असावेत, गैरमुस्लिम असावेत असा कायदा नवीन पार्लमेंटमध्ये येतोय. म्हणजे एका बाजूला ज्यांच्या सरकारच्या करणे आणि कथनेमध्ये इथं फरक दिसतो. ज्या प्रकारे सरकार एका बाजूला म्हणजे मुस्लिमांची बाजू घेतंय आणि एका बाजूला वेगवेगळे कायदे करतंय. आता जस्टिस गवळी साहेबांनी सांगितलं काल की बालाजीच्या मंदिरामध्ये जर 2 मुस्लिमांना घेतलं तर चालेल का. आता ते तिथपर्यंत म्हणजे ऑफ द रेकॉर्ड, ऑन द रेकॉर्ड बोलणं आणि ऑफ द रेकॉर्ड बोलणं हे पार्लमेंटचे जे आपलं सुप्रीम कोर्टाचे जे जस्टिस आहेत त्यांनी आता तिथं जाऊन ऑन द रेकॉर्ड बोलावं हे सर्व, असं मला वाटतं. थँक्यू. I request मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब टू एड्रेस द प्रेस. खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से गुजारिश है कि आप नहीं, आपकी कुछ गुफ्तगू हो जाए, उस पर सवाल खोलेंगे. कोई क्वेश्चन है आपके पास, कुछ पूछना है, कुछ सवाल है? माइक जो बात कही है माइक घ्या ना.
गवर्नमेंट के वकील ने जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ही कमज़ोर बात है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बात ठहरेगी नहीं। जैसे उन्होंने ये कहा है कि ये आपको दीजिए मुझे, कि वक्फ जो है वो कोई धार्मिक मसला नहीं है वक्फ बोर्ड का, और ये महज एक तरह का मैनेजमेंट का मसला है। ये बिल्कुल गलत है। ये मजहबी चीज़ों का मैनेज करना है। जैसे एक मंदिर है, मंदिर में पूजा होती है, लेकिन जो उसके पुजारी होते हैं, जो उसका ट्रस्ट होता है, वो उसके इंतज़ाम को देखता है। तो इसी तरह जो मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, ईदगाहें हैं, दरगाहें हैं, ये सब मुसलमानों की धार्मिक जगह हैं और उनको मैनेज करने का काम वक्फ बोर्ड करता है। तो गवर्नमेंट ने जो ये बात कही है वो बिल्कुल गलत है। और एक बात हुकूमत बार बार दोहरा रही है कि हम ये इसलिए लाए हैं कि वक्फ के मामलात में शफाफियत आए और ये इसमें जो नाजायज़ कब्ज़े हैं वो ख़त्म हों। बार बार लोगों ने उनसे हुकूमत से मुतालबा किया, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी, कि जो मौजूदा कानून है उसकी एक दफ़ा भी वो बता दें कि इसकी वजह से ये फ़ायदा हासिल होने वाला है। तो वो उसको गवर्नमेंट नहीं बोलती है। लफ्ज़ तो बहुत सख्त है, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि अगर झूठ बोलने पर कोई इनाम दिया जाता तो जो हमारे मौजूदा होम मिनिस्टर हैं और अक़लियती इसके मिनिस्टर हैं, वो शायद सबसे ज़्यादा उसके मुस्तहिक़ होते हैं। आप मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हुसैनी साहब ने बताया कि 6 महीने पहले से इसकी तहरीक चालू थी, काम चालू था इसके खिलाफ गवर्नमेंट का, तो हमारे पास भी अवेयरनेस प्रोग्राम में बोर्ड की तरफ से क्यों देरी हुई? अगर आप वक्त से पहले अवेयरनेस करते तो हम प्रॉपर दबाव बना सकते थे पास होने से पहले। क्या वजह रही कि देरी हुई? देखिए, बोर्ड भी 6 महीने से पहले से ये काम कर रहा है। जैसे ही ये वक्फ कानून की बात आई, उसी वक्त से बोर्ड ने उसकी मुखालफत शुरू की और अवेयरनेस पैदा किया। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस कानून के ख़िलाफ़ जलसे हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं। तो बोर्ड ने इस मसले में कोई गफलत नहीं बरती है। खुद आपके महाराष्ट्र में बहुत से प्रोग्राम इसमें हुए हैं। ये बोर्ड के बेदार करने और जगाने ही का असर है। ये देखिए, असल में देखिए इस सिलसिले में जो बोर्ड ने काम किया है वो लोगों के सामने रहना चाहिए। देखिए, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकातें की। जब हम पार्लियामेंट में दबाव बनाने की कोशिश की, जब ये बिल पेश हुआ तो जेपीसी को रेफ़र हुआ तो जेपीसी के सब लोगों से मुलाकात की और फिर जेपीसी में एक डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट किया। उसमें मौलाना की क़यादत में एक वफद गया, उसने मुलाकात की जेपीसी से, और फिर जितनी मुस्लिम संस्थाएं हैं सब ने जेपीसी से मुलाकात की। और सिर्फ वहीं दिल्ली में नहीं की, जहाँ जहाँ जेपीसी का डेलीगेशन गया वहाँ मुलाकात की। जब जेपीसी ने इनवाइट किया ईमेल, तो हमारी कोशिशों से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और दूसरी कोशिशों से तकरीबन 5 करोड़ ईमेल भेजे गए जेपीसी। तो ये कहना कि वो लोग मुतारिक नहीं थे, जब ये कानून पेश हुआ उस वक्त से ही इसके खिलाफ कोशिशें चल रही। अदालत पर जो अदालत से ये भी बात कही गई हुकूमत की तरफ से कि वो पार्लियामेंट का हक़ है वो एक्ट बनाए और इसको सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह से रोक नहीं लगा सकता, नहीं लगाना चाहिए। तो किस हद तक ये बात सही है और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को इस सिलसिले में इतने पावर्स है कि वो इस बिल को पूरी तरह से पलट के रख सकता है? देखिए, पार्लियामेंट को कानून बनाने की इजाज़त है, लेकिन संविधान के दायरे में। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान में दिए गए राइट्स के ख़िलाफ़ हो, तो वो कानून मोतबर नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट की ऐसे कानून को वो रोकता है जिसका टकराव संविधान से है, तो हम समझते हैं कि ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को इसका हक़ हासिल है। ये जो हमारा संविधान है,
ये असल में हमारे हुकूक का मुहाफिज है, ये हिफाजत करता है उसकी, और उस पर नज़र रखना, उसकी वजाहत करना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्टाबद्दल तुम्ही प्रश्न विचारला आहे। महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा हायकोर्टाने पास केला होता ना, सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला। का केला? 50% वरती आरक्षण देत नाही, संविधान आहे, संविधानाच्या बाहेर तुम्हाला जाता येणार नाही, अल्ट्रा व्हायरस कायदा तुम्हाला काढता येणार नाही, हे तुमच्यासमोर धडधडीत उदाहरण आहे। म्हणून निश्चितपणाने आर्टिकल 25, 26, 29 आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन होत असल्यामुळे हा कायदा रद्द होणं हाच देशाची गरज आहे, संविधानाची गरज। लेकिन एक बात ये भी है कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ को लेकर कोर्ट के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं इत्मीनान बख्श नहीं रहे हैं। बाबरी मस्जिद का मामला हो गया, 3 तलाक से रिलेटेड मामला हो गया, और इस तरह के कई वाक़यात रहे, बेगुनाहों की ज़मानतों के मामले हो गए। सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पे अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। तो क्या इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, इस बात की क्या गारंटी? देखिए, हम तो अच्छी उम्मीद रखते हैं, और जहाँ तक बेगुनाहों से मुतल्लिक़ केसेस हैं उसमें बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और लोगों को इंसाफ फराहम किया है। और जो बाबरी मस्जिद के केस का मामला है, अगरचे मस्जिद आपको नहीं मिली, लेकिन हम महसूस करते हैं कि केस हमने जीता है, हारे नहीं, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में इसकी वजाहत किया कि इस मंदिर की जगह जो बनाया गया है, इसके नीचे कोई इस मस्जिद की जगह कोई मंदिर नहीं था। ये भी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, और ये भी कहा कि जो मूर्तियां इसमें बिठाई गई वो अंदर से नहीं निकली हैं बल्कि बाहर से लाकर रखी गई है। इसको भी कोर्ट ने माना है, और इसको भी कोर्ट ने माना है कि वो जगह सुन्नी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, और इसीलिए उसके एवज़ में दूसरी जगह ज़मीन देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। इन सब के बावजूद नक़्ज़ अमन से बचने के लिए या अक्सरियत की आस्था को सामने रखते हुए कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट ने इंसाफ किया, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जब कोर्ट ने कोई फ़ैसला कर दिया तो हमारा काम है कि हम उस पर खामोश हो जाएं। इसी तरह मुल्क में अमन व अमान कायम रह सकता है। तो कोर्ट ने बहुत से ऐसे फ़ैसले किए हैं जिनसे अक़लियतों को, मज़लूमों को, मुसलमानों को इंसाफ मिला है, और हम उससे नाउम्मीद नहीं। जी जी आप जवाब दे दीजिए। जी, राइट तो हासिल है ना, दस्तूर ये राइट देता है, हर शहरी को ये राइट देता है कि हुकूमत का जो फैसला भी वो गलत समझे, हुकूमत का, पार्लियामेंट का जो फैसला भी गलत समझे, उस फैसले की वो मुखालफत कर सकता है। और हमारे भारत के इतिहास में दसियों मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने एक्ट पास होने के बाद मुखालफत की। रिसेंट मिसाल किसानों के आंदोलन की है कि एक्ट पास होने के बाद किसानों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया और गवर्नमेंट को फिर किसानों के आंदोलन मांग के अनुसार उसमें बदलाव करना पड़ा। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो तो बातें आ गई हैं बहुत तफसील से, कि सबसे पहली चीज़ तो यही है कि यह संविधान के विरुद्ध है। संविधान में जो धार्मिक अधिकार दिए गए हैं मुख्तलिफ धार्मिक ग्रोहों को, तो ये उसका उल्लंघन है। और एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक अधिकार हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसमें ज़बरदस्ती गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है। वक्फ को जो प्रोटेक्शन हासिल था, वक्फ की ज़मीनों को,
कि लैंड उससे क्या नाम है लिमिटेशन एक्ट से उसको एग्जम्पशन हासिल था और वक्फ बाय यूज़र का प्रोविज़न हासिल था, ये सारे प्रोविजंस ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ख़त्म किया गया है। कलेक्टर को अथॉरिटी दी गई है, पहले वक्फ का स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था, उसके बजाय कलेक्टर को अथॉरिटी दी गई है कि वो डिस्प्यूट्स का फैसला करे, तय करे कि कौन सी लैंड वक्फ की है कौन सी नहीं है। तो अक्सर जो ज़मीनें हैं वो गवर्नमेंट कब्ज़ा किए हुए है, तो गवर्नमेंट कब्ज़ा की हुई ज़मीनों का फैसला कलेक्टर को देना, इसका मतलब ये है कि फैसला करने वाला भी वही है और कब्ज़ा करने वाला भी वही है, खुद अपने मामले को खुद सुनना। ज़ाहिर है कि ये न्याय के दस्तूर जस्टिस के सारे उसूलों के ख़िलाफ़ है। तो ये कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं और वो बार बार आपके सामने आ रही है। तो इसकी वजह से बुनियादी बात यह है कि हम इसको असंवैधानिक और मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन समझते हैं। इसमें एक बात और भी कही है जो बड़ी अजीबोगरीब बात है। वो ये कहता है कि अब जो लोग वफ़ करना चाहेंगे, जो मुसलमान भी वफ़ करना, पहली बात तो है कि हिंदुओं को वफ़ करने के अधिकार को छीन लिया। पहले हिंदू भी कर सकता था वफ़ प्रॉपर्टी। दूसरी बात ये कहा कि जो आदमी भी वफ़ करना चाहे वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। ये कौन फैसला करेगा 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का? तो ये भी संविधान के ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। तो ऐसे कई प्रोविजन हैं उसके अंदर में जो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ जाते हैं। देखिए, असल में हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट हमें इंसाफ देगा और इस ज़ालिमाना कानून को ख़त्म करेगा। तो इसलिए हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट इस मसले को हल कर देगा। अगर ये मसला खुदा न खास्ता हल नहीं हुआ तो उस वक्त हम इसके बारे में सोचेंगे, अपनी हिकमत अमली बनाएंगे और आप लोगों को भी मुत्तला करेंगे। जी जी हाँ जी जी भाई, कल से यह है परभनी में कि ये लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई है और आप बार बार इसके लिए एहतजाज करेंगे, लोगों के सामने इस मसले को पेश करेंगे। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं ना, यहाँ आवाम की आवाज़ की बड़ी कीमत होती है। तो कोई भी मसला हो 24 घंटा तो नहीं उसकी कोशिश होती है, लेकिन ये एक जागरूकता हम लोग पैदा कर रहे हैं। आवाम जब इसको समझ जाएंगे तो वो खुद इस मसले को लेकर उठेंगे, उसको हल करेंगे और उसका असर भी पड़ेगा इंशाअल्लाह। हम दोनों पहलुओं से कोशिश कर रहे हैं, लीगल पहलू से भी और अवामी जद्दोजहद के ज़रिए भी। तो दोनों रास्ते हमने इख्तियार किए हुए हैं। सरकार की एक मिनट, इसमें जो है ना अभी जो पहला फेज़ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, वो 13 जुलाई तक चलेगा पूरे देश में। इसमें कई बड़े बड़े शहरों में प्रोग्राम हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम है, धरने हैं, रैलीज़ है, प्रोटेस्ट है, लोगों को एजुकेट करने के लिए राउंड टेबल मीटिंग्स है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, मेमोरेंडम का देना है। और साथ साथ हमने 30 मार्च को बत्ती गुल यानी लाइट 15 मिनट के लिए हम रात में 9 बजे से 15 मिनट के लिए लाइट बंद करेंगे। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, लेकिन उसका एक मैसेज जाएगा। फिर इसके साथ साथ हम मेमोरेंडम देंगे कलेक्टर के ज़रिए से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये प्रोग्राम 13 जुलाई तक पूरे देश में चल रहा है। यहाँ आज प्रोग्राम है, इसके बाद जो है जमशेदपुर में प्रोग्राम है, उसके बाद बेंगलोर में प्रोग्राम है, उसके बाद कलकत्ता में प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम जितने बड़े बड़े शहर हैं सब जगह हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे हो रहे हैं। ह्यूमन चेंज हम लोग बना रहे हैं जिस तरीके से। और इसके बाद फिर हम लास्ट में कंक्लूडिंग प्रोग्राम 13 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर होगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ को हम सोच समझ के अगला फेज़ शुरू करेंगे। तो ये एक कंप्लीट अवेयरनेस प्लस 13 जुलाई को कंक्लूडिंग प्रोग्राम होगा दिल्ली में
और इन द मीन टाइम ये सब करने के साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। नंबर एक, जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है गवर्नमेंट, उसको ठीक किया जाए। और जितने समुदाय हैं, जितने हमारे धार्मिक समुदाय हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सबको एजुकेट करके उनको साथ लिया जाए। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, जैसे कि हमने बात कही है बार बार कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये बेसिकली एक संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसके खिलाफ सबको खड़ा होना है। सरकार की नीयत देखते हुए आपको ये नहीं लगता है कि सेकंड फेज की तैयारी भी की जानी चाहिए? सेकंड फेज के लिए हम बता रहे हैं आपको कि पहला फेज कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद अगला फेज शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि किसानों ने जो 3 बिल थे उनको वापस करवाने के लिए किस हद तक कुर्बानियाँ दी, कितनी बड़ी मूवमेंट उन्होंने चलाई किसानों ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए। 3 जो उनके कानून आए तो रिजेक्ट करवाने के लिए, तो क्या हम लोग उस लेवल पर स्ट्रगल करने के लिए तैयार है, या उस हद तक बेदारी हम समाज में ला सकेंगे, या ये जो देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी इस मामले में किस हद तक आगे बढ़ेगी? देखिए, असल में ये जो कोशिशें हो रही हैं, ये मैंने बताया ना कि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि हमारे पहले फेज में मसला हल हो जाएगा, दूसरे फेज। ये 2 तरह की कोशिशें हो रही हैं। एक कोर्ट के जरिए से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है, और जितनी संस्थाएं मुसलमानों की वो भी शामिल है, और भी लोग आए हैं उसके अंदर। इसके साथ साथ दूसरा तरीका ये है पब्लिक अवेयरनेस का, पब्लिक प्रेशर करने का, एक नया नैरेटिव खड़ा करने की। तो हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े काम, बड़े बड़े फैसले जो है वो पब्लिक के ज़रिए से मनवाए गए हैं। हमारा पूरी संविधान की जो हमारे देश की आज़ादी की पूरी तारीख जो है वो आंदोलन की तारीख है, सत्याग्रह की तारीख है। तो वही तरीका डेमोक्रेसी के अंदर सबसे आजमूदा तरीका है, और उसको वो उसी तरीके को हम लोग इख्तियार करते हैं। मैं 2 बात कहूँगा आपके सवाल के बारे में। एक तो आपने कहा कि क्या मुसलमान इतनी कुर्बानी दे सकते हैं। हम इसको सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं समझते, हम इस देश के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों का, सेकुलर शहरियों का, और मुल्क के आईन और संविधान पर यकीन रखने वाले शहरियों का मसला समझते हैं। और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और जहाँ तक कुर्बानी की बात है, जो मौका आएगा वो अमन के साथ, मुल्क के अमन को नुकसान पहुँचाए बग़ैर जिस कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। वक्त की और ज़रूरत के लिहाज से उसका फ़ैसला करेंगे। 3 तलाक़ के तहरीक में जो देरी हुई या जो भी हमको कामयाबी नहीं मिली, उसका कुछ तजुर्बा इसमें इस्तेमाल होगा क्या? देखिए, असल में 3 तलाक़ का जो मसला है, उसमें तो हुकूमत ने डिक्टेटरशिप का मुजाहरा किया, यानी अवाम की राय लिए बग़ैर अपने तौर पर फैसला किया, जो एक जमहूरी मुल्क में नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका असर क्या हुआ आप देखिए, मुसलमानों ने अपने समाज में उस कानून को कबूल नहीं किया। अभी हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है कि अगर कोई अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे दे, 3 तलाक़ देना गलत है, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर किसी ने दे दिया तो तलाक़ पड़ जाती है। तो मुसलमानों ने खुद उसको कबूल नहीं किया। कोर्ट अगर कह भी दे कि ये तलाक़ नहीं पड़ी, तो उस लड़की से कोई दूसरा निकाह करने को तैयार नहीं होता है। तो ये अवामी दबाव का असर होता है। इसीलिए आप देखेंगे मुल्क में कानून बना दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन ज़मीन पर वो नाफिज नहीं हुआ है। हज़रत, मेरा एक सवाल है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है ये तो शुरुआत है, अभी यूसीसी बाकी है, तो इसके लिए हमारी आज से क्या तैयारी? देखिए, यूसीसी ही के लिए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम अमल में आया, उसकी मुखालफत के लिए। 1972 में जब बिल लाया गया, एडॉप्शन बिल, और उसको तमाम लोगों पर नाफिज करने की कोशिश की गई। हालांकि इस्लाम में माँ बाप और औलाद का रिश्ता एक नेचुरल रिश्ता है, ज़बान के बोल से रिश्ता कायम नहीं होता है। तो मुखालफत की गई उसकी, उसी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम अमल में आया। तो हम बिल्कुल उसकी मुखालफत करेंगे।
पूरी क़ुव्वत के साथ करेंगे। पहले भी हमने मुखालफत की है और यूसीसी गवर्नमेंट इससे पहले भी लाने को बिल्कुल तैयार खड़ी थी और फिर उसने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा मौखर कर दिया और हम इसमें अपने दूसरे गैर मुस्लिम भाइयों से भी मदद लेंगे। ये ट्राइब्स का भी मसला है, ये हमारे सिख भाइयों का भी मसला है, जैन भाइयों का भी मसला है, क्रिश्चियन भाइयों का भी मसला है। और अगर यूसीसी लाएंगे तो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी जो उनके बास तरीक़े हैं वो भी उससे मुतासिर होंगे। तो जब फंडामेंटल राइट्स की दफ़ा 25 में ये बात कह दी गई है कि हर शहरी को अपने मज़हब के मुताबिक अक़ीदा रखने की, प्रैक्टिस करने की और उसकी दावत देने की, उसकी तबलीग करने की आज़ादी है, तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ और हर मज़हब के मानने वालों का पर्सनल लॉ शामिल है। तो उसको ख़त्म करके यूसीसी लाना ये बिल्कुल दस्तूर मुखालिफ चीज़ है और मुल्क को इससे एक कौड़ी का फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज मुल्क का मसला बेरोज़गारी है, आज मुल्क का मसला यह है कि हमारी मईशत गिरती जा रही है, हमारे मुल्क में करप्शन बढ़ता जा रहा है, मुनज़्ज़म तौर पर नफ़रतें बढ़ाई जा रही हैं। तो इन मसाइल पर गौर करने के बजाय सिर्फ़ अपने वोट बैंक को बढ़ाने और बचाने के लिए और लोगों को गलतफहमी पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है। अगर यूसीसी बिल आया तो हम पूरी ताकत से उसकी मुखालफत करेंगे और हमें यकीन है कि इस मुल्क में जो हमारे दूसरे सेकुलर भाई हैं, हिंदू भाई और मुख्तलिफ़ अक़लियतों के लोग, वो भी इसमें हमारी तायद करेंगे। बस आखिरी सवाल है, इसके बाद चूँकि हमारा अगला प्रोग्राम भी है तो आप पूछ रहे हैं? जी कोई और, क्योंकि आप सब लगातार पूछ रहे हैं, कोई और आदमी है? जी आप बताइए, आपको ये कासिम साहब आपसे मौलाना मुरैद साहब से सर, जिस यादव सर ने बताया कि कोई इंटरनल चेंजेस की ज़रूरत है, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? जी यादव सर ने बताया वक्फ बोर्ड में इंटरनल चेंजेस की ज़रूरत है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? इंटरनल चेंजेस की ज़रूरत है, आपका कोई रिकमेंडेशंस? तो मैं उमरान महफूज साहब से कहूँगा इस पर जवाब। देखिए, ये जो बात कही जा रही है कि करप्शन मिटाने के लिए, ये शफाफियत पैदा करने के लिए ये अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, तो जहाँ तक बात शफाफियत पैदा करने की है या करप्शन मिटाने की है, इसमें तो हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हम ये कह रहे हैं, इससे पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं, 2013 में हुआ, 2010 में हुआ। हमारा जो बुनियादी कहना है वो ये कि आप शफाफियत के नाम पर या करप्शन मिटाने के नाम पर मज़ीद मुश्किलात मत पैदा कीजिए और वक्फ़ जायदादों को हड़पने की राह हमवार मत कीजिए। ये हमारा बुनियादी स्टैंड है। अगर कोई आदमी बीमार हो तो उसका इलाज किया जाता है, उसको कब्रिस्तान नहीं पहुंचाया जाता है। तो गवर्नमेंट अगर बीमार के इलाज के नाम पर उसको कब्रिस्तान पहुंचाने की कोशिश कर रही है तो हमें ये मंजूर नहीं है। और कोई सवाल तो नहीं है? आखिरी सवाल ये है कि ये वक्त तरमीमी बिल जिस वक्त पार्लियामेंट में पेश किया गया, काफ़ी अच्छी बहस रही, अपोजिशन ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दी, लेकिन आइन वक्त पे पहलगाम का मामला सामने आ गया और कहीं ना कहीं नैरेटिव पूरे मुल्क में चेंज होगा, बहस अलग मौजू पे चले गई। तो कहीं ये पूरी जो तहरीक चला रहे थे, वक्फ बोर्ड जो चला रहा था, उसको कहीं डाइवर्ट करने की एक कोशिश या इस तरह का किस तरह क्या कुछ इसका इफेक्ट हो रहा है आपको लगता है? और पहलगाम के मामले पर भी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर। देखिए, ये पहलगाम का वाक़या, अब ये तो एक वाक़या होने वाला था, हुआ, और उसमें बहुत दखल हमारी हुकूमत की गफलत का है, लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम लोगों की सोच तकसीम हो गई, उससे हट गई। ये एक अलग कानूनी मसला है, वो अमन व अमान का मसला है। हम पहलगाम वाले वाक़े की भरपूर मजम्मत भी करते हैं और वक्फ कानून जो 2025 है उसको गवर्नमेंट वापस ले, इस पर हम पूरी क़ुव्वत के साथ इसका मुतालबा भी करते हैं। मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने वक्त निकाला और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आप कंक्लूड कर दीजिए। हम तमाम सहाफ़ी हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी वजाहतें और क्लैरिफिकेशन आप हजरात को दिए गए,
आप हजरात यकीनन उससे मुतमईन होंगे और आगे भी जो सवालात आते रहेंगे उनके जवाबात बोर्ड की तरफ से और हमारी सिविल सोसाइटी की तरफ से सबकी तरफ से दिए जाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।